ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਖਤੀ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਚਸਕਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਰਾਡ ਏਜੰਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਸ ਜਾਈਏ। एक अजिहा ही मामला सामने आया है फ्रॉड वीजा का। उसने इंडिया से ना ये वीज़ा लगवा के दुबई से उसके पासपोर्ट पे ये स्टिकर वीज़ा लगवाया है जो ग्वाटेमाला का नकली वीज़ा था। जो आजकल के ट्रैवल एजेंट्स जो ट्रैवल हिस्ट्री का यूज़ करते हैं, नकली स्टैम्प्स, नकली वीज़ा, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं। तो मिस्टर अशोक बहुत बड़े बड़े ऑफिसेस खोल के बैठे हुए हैं ये ट्रैवल एजेंट जो फ्रॉड केसेस का काम करते हैं, सो कैसे लोग पहचानेंगे? यहाँ पे होता क्या है कि लोग ना पासपोर्ट पकड़ के आगे से आगे फॉरवर्ड करते जाते हैं। काम करने वाला बंदा कोई और होता है, बट नीचे उसको लगता है कि मेरा काम इसने करवाया था। आप अपना पासपोर्ट किसी को भी दे रहे हो, आप पहले उसके बारे में चेक करवाइए, बैकग्राउंड चेक करिए, उसके बाद आप अपना पासपोर्ट उसको हैंड ओवर करिए। चाहे जितने मर्जी रिफ्यूज़ल लगे हो, हमारे पास आओ, हम आपका वीज़ा लगवा कर देंगे। जितना मर्जी गैप हो, हमारे पास आओ, हम आपका वीज़ा लगवा कर देंगे। कोई भी ट्रैवल एजेंट आपका रातों रात वीज़ा नहीं लगवा सकता। सो अगर किसी ने टूरिस्ट वीज़ा लगवाना है, उसका सही प्रोसेस क्या है? आपकी जेन्युइन प्रोफाइल के ऊपर आपको फीस भी नहीं देनी होती ज़्यादा। जो लोगों ने स्कैम बना रखा है ना कि आओ हम आपका वीज़ा लगवाते हैं, 10 लाख लेंगे, 20 लाख लेंगे। नॉर्मल वीज़ा फीस ही आपकी नॉर्मल है, जहाँ पे खर्चा आपका 1 लाख 2 लाख के अंदर आपके वीज़े हो जाते हैं, तो आप उसके 20 लाख क्यों दोगे, 40 लाख रुपए क्यों दोगे? कि LMIA की जो सरकारी फीस है वो बहुत नॉमिनल सी है, पर कुछ ट्रैवल एजेंट्स काम कराने के चक्कर में उसके भी मतलब डबल से हम बोलते हैं कि 3 गुना ज़्यादा तक पैसे उसके वसूल रहे हैं। सो लोग उस चीज़ को कैसे समझें? इस LMI को लोग 30 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए के बीच में बेचते हैं, और वो बेची इसलिए जाती है क्योंकि आपके पास उस नॉलेज ही नहीं है। पंजाब हरियाणा में बहुत कम एजेंट्स के पास है जिस पे हम वर्क परमिट्स प्रोवाइड कराते हैं। हम मैन प्रोवाइडर हैं, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अप्रूव। हमारे पास पंजाब गवर्नमेंट का लाइसेंस है, तो आप जितने भी टॉप के अच्छे लाइसेंसेस होते हैं वो लाइसेंस हमारे पास है। इवन हम कुछ एम्बेसीज से भी अप्रूव्ड हैं, जैसे हम स्विस एम्बेसी से अप्रूव्ड हैं, हम ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन से अप्रूव्ड हैं, हम उनके ऑथराइज एजेंट्स हैं। तो स्काईटेल पे आपको विश्वास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं जो आप जाके ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, आप ऑफलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड है हम लोगों का। सत श्री अकाल, वेख रहे हो तुसीं ऑन एयर पॉडकास्ट। मैं नीलम सैनी। ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਹੋਰ ਬਾਹਰਲੇ ਮੁਲਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਸਖਤੀ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਹੁਣ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣ ਦੀ ਜੋ ਗਿਣਤੀ ਹੈ ਉਹ ਘਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦਾ ਜੋ ਚਸਕਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪੂੰਜੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਲਾਣੀ ਪੈ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਫਰਾਡ ਏਜੰਟ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਫਸ ਜਾਈਏ। ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਹੀ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ फ्रॉड वीज़ा ਦਾ। ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਵੀ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਕਾਈ ਟਰੈਵਲਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ अशोक कुमार जी, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾत करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। मिस्टर अशोक, सबसे पहले तो जो केस सामने आया है फ्रॉड वीज़ा का, जिसे पंजाब से गिरफ्तार किया गया इस फ्रॉड ट्रैवल एजेंट को, पूरा केस क्या है हम चाहते हैं आप बताएं ताकि हमारे व्यूवर्स को पूरा मामला पता लगे। ये जो पूरा केस है ये फ्रॉड ग्वाटेमाला वीज़ा का केस है, जिसमें एजेंट ने पहले क्लाइंट की ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए उसे दुबई मलेशिया ट्रैवल करवाया। उसने इंडिया से ना ये वीज़ा लगवा के दुबई से उसके पासपोर्ट पे ये स्टिकर वीज़ा लगवाया जो ग्वाटेमाला का नकली वीज़ा था। उसने यहाँ से उस क्लाइंट की फ़्लाइट करवाई जो वाया नीदरलैंड होके उसे ग्वाटेमाला जाना था। जब वो नीदरलैंड एयरपोर्ट पे पहुँचता है तो नीदरलैंड एयरपोर्ट के जो स्टाफ हैं उन्होंने इस वीज़ा को चेक किया, उन्हें ये वीज़ा जेन्युइन नहीं लगा। उन्होंने ये वीज़ा चेक करवाया एम्बेसी से, तो ये एम्बेसी से वीज़ा नकली निकला, जिसके बेसिस पे क्लाइंट को यहाँ पे डिपोर्ट किया गया। जब डिपोर्ट किया गया तो ये मामला दिल्ली पुलिस के उसमें आया, नोटिस में आया। फिर दिल्ली पुलिस ने इसमें एजेंट्स की जो है धरपकड़ की। एक अम्बाले के लोकल एजेंट हैं और एक जलंधर साइड से हैं, तो ये उनका मिलके है। तो पूरा मामला ये एक नकली ग्वाटेमाला वीज़ा का है। मिस्टर अशोक, क्योंकि हम नकली वीज़ा के ऊपर बात कर रहे हैं, आमतौर पर देखा जाता है तो फ्रॉड केसेस बहुत ज़्यादा सामने आ रहे हैं कि हम आपका वीज़ा लगवा देंगे, या जैसे आपने कहा कि ट्रैवल हिस्ट्री बनाने के लिए लोगों को बरगलाते बहुत हैं कि आप उस एजेंट के पास चले जाओ, इतने पैसे दे दो, वो आपकी ट्रैवल हिस्ट्री बना देगा, आपका वीज़ा लगवा देगा। सो इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं और हमारे व्यूवर्स को आप क्या सजेस्ट करना चाहोगे? देखो जी, सबसे पहले तो मैं आपको बताता हूँ, ट्रैवल हिस्ट्री जो होती है इसके बनाने के 2 तरीके होते हैं। जो आजकल के ट्रैवल एजेंट्स जो ट्रैवल हिस्ट्री का यूज़ करते हैं, नकली स्टैम्प्स, नकली वीज़ा, ये सारी चीज़ें यूज़ करते हैं।
उसको अवॉइड करके आप अपनी जेन्युइन ट्रैवल हिस्ट्री बनाइए, आप बाहर जाके ट्रैवल करके आइए, घूम के आइए। उसमें अलग अलग कई बार होता है कि 6 कंट्रीज़ के पैकेजेस मिल जाते हैं, 4 कंट्री से पैकेजेस मिल जाते हैं, आप उस पर ट्रैवल करके आइए, वो आपकी जेन्युइन ट्रैवल हिस्ट्री है, उसमें आपको आपकी नॉलेज भी मिली, सब कुछ भी मिला। और अगर आपको कोई भी काम करवाना है वीज़ा से, पहले आप सबसे पहले ये चेक कीजिए कि आपका ट्रैवल एजेंट जो है वो ऑथराइज है या नहीं है। उसको भी चेक करने के बहुत सारे तरीके हैं। आप अगर पंजाब की बात करते हैं तो पंजाब में आप पंजाब गवर्नमेंट की वेबसाइट पर जाके चेक कर सकते हैं कि आपका ट्रैवल एजेंट ऑथराइज है या नहीं है। उसका लाइसेंस चेक करिए, उसका आधार कार्ड पैन कार्ड चेक कर सकते हैं आप, प्लस उनका ऑफिस है या नहीं है, स्टाफ कितने, इन सब चीज़ों का आप जज कर सकते हैं कि वो आपका ट्रैवल एजेंट जो है वो एक ऑथराइज एजेंट है या अनऑथराइज एजेंट है। बिल्कुल आपने सही कहा कि चेक करो, पर हमारे पंजाब की जैसे हम बात कर लेते हैं, आमतौर पे ये होता है कि जो जानने वाले होते हैं, जैसे कोई ग्रुप में हम बैठे हैं, बात कर रहे हैं कि यार मैंने बाहर जाना है, वो बोलते हैं हाँ मैं तेरे को एक बंदे से मिलवाता हूँ, वो ये सारे काम करवाते हैं। वो बोलते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मेरी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है, बोलते हैं ये सारा कुछ हो जाएगा, उस बंदे के पास चले जाओ। तो भरोसे के ऊपर एक चेन बनती जाती है कि हाँ उस बंदे ने काम करवाया तो मेरे साथ भी ऐसा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, मिस्टर अशोक बहुत बड़े बड़े ऑफिस खोल के बैठे हुए हैं ये ट्रैवल एजेंट जो जो फ्रॉड केसेस का काम करते हैं। सो कैसे लोग पहचानेंगे? अब आपने जैसे बताया कि यहाँ पे लोकल चेन चलती है, तो मैं आपको इसका बहुत अगर बेसिक से एग्जांपल से मैं आपको स्टार्ट करता हूँ। किसी गांव का कोई बच्चा होता है, ठीक है, वो अपने यारों दोस्तों से पता करता है कि तू कहाँ से गया है। बिल्कुल। फिर वो कहता है कि मैंने अपना पासपोर्ट इसको दिया था, फिर मैंने अपना पासपोर्ट उसको दिया था, उसके थ्रू मैं गया। यहाँ पे होता क्या है कि लोग ना पासपोर्ट पकड़ के आगे से आगे फॉरवर्ड करते जाते हैं। काम करने वाला बंदा कोई और होता है, बट नीचे उसको लगता है कि मेरा काम इसने करवाया था। अगर इस वे में अगर हम चलते हैं ना, तो 10 में से 3 लोग होते हैं एक्चुअल वो होते हैं जिनका काम हुआ होता है, बाकी 7 लोग वो होते हैं जिनका काम नहीं हुआ होता, रिफ्यूज हो चुके होते हैं। और वही कल को जाके ना ट्रैवल एजेंट बन जाते हैं, जिन्हें खुद का जिनका वीज़ा नहीं लगा वो अपने आप को एक ट्रैवल एजेंट प्रोजेक्ट करने लग जाते हैं। और वहीं से जाके ना फ्रॉड जो होता है उसी नीचे वाले लेवल से स्टार्ट होता है। जो उसके साथ गलत चीज़ें हुई हैं, फिर वो कहता है कि जब मेरे साथ ये चीज़ गलत हुई है, तो उस चीज़ की वो प्रैक्टिस स्टार्ट करके आगे तक उसको मैनिपुलेट करता हो जाता है चीज़ों को। आपको ऑथराइज एजेंट देखने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अगर आप किसी एजेंट से ट्रैवल कर रहे हो तो आप पता करो कि कितने टाइम से ट्रैवल एजेंट है, इसका जो लाइसेंस है वो रजिस्टर्ड लाइसेंस है कि नहीं है, ये ऑफिस इसके पास अगर है तो कितने टाइम से इसके पास ये ऑफिस है। तो इस बेसिस पे आप उसको जज कर सकते हैं। मैं जानता हूँ कि लोग ना आजकल भरोसे पे काम करते हैं, बट आपका भरोसा तब टूटता है जब आपकी गाड़ी कमाई जब डूबती है ना, तो वो भरोसा टूटता है। तो उसको टूटने से बचाने के लिए आप अपना पासपोर्ट किसी को भी दे रहे हो, आप पहले उसके बारे में चेक करवाइए, बैकग्राउंड चेक करिए, उसके बाद आप अपना पासपोर्ट उसको हैंड ओवर कीजिए। बिल्कुल मिस्टर अशोक, आपने बिल्कुल सही बात की। और ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੋਂ ਸਾਂਝੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਉਹਨੇ ਮੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਿਸੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲਗਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਹ ਤੇਰਾ ਵੀ ਕੰਮ ਕਰਵਾ ਦੂੰਗਾ। ਤੇ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 2 ਨੰਬਰ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਸਿਰਫ ਪੈਸਾ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਚੋ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਦੇ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਵੈਬਸਾਈਟ ਚਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਉਹਦਾ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਆਫਿਸ ਵੀ ਖੋਲ ਕੇ ਬੈਠਾ, ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਨ ਸ਼ੌਕਤ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਅਸਲੀਅਤ ਉਸਦੇ ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਤੇ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜੋ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਖੂਨ ਪਸੀਨੇ ਦੀ ਜੋ ਕਮਾਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ कितने बर्बाद होने तो बच जाएगी। मिस्टर अशोक, अगला सवाल, ये जो ट्रैवल हिस्ट्री वाली बात है ये टूरिस्ट वीज़ा के लिए बहुत ज़्यादा सामने आती है। सो अगर किसी ने टूरिस्ट वीज़ा लगवाना है, उसका सही प्रोसेस क्या है? देखिए, जब हम आते हैं बात करते हैं टूरिस्ट वीज़ा लगवाने के लिए, जब आप टूरिस्ट वीज़ा लगाते हैं ना, तो सामने वाली एम्बेसी जो होती है वो आपका इंटेंशन देखती है, वो आपका प्रोफेशन देखती है कि आप प्रोफेशन क्या करते हो। ट्रैवल हिस्ट्री का पार्ट तब आता है जब आप किसी बड़ी कंट्री में ट्रैवल करने जाते हो, तो आपको पहले वो जज करते हैं इस बेसिस पे कि आप हमारी कंट्री में आने से पहले कहीं और ट्रैवल किया है कि नहीं किया। आजकल लोग फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर जहाँ कोई ट्रैवल भी नहीं कर रखा उसके बेसिस पे यूके वीज़ा देते हैं, कनाडा वीज़ा लेते हैं, जो 90% रिफ्यूज़ होता है केस। वो इसलिए होता है क्योंकि आपने कभी कोई छोटी कंट्री ट्रैवल नहीं किया, आप एकदम से बड़ी कंट्री कैसे ट्रैवल कर लोगे? जब आपको छोटी कंट्री की नॉलेज नहीं है तो आप बड़ी कंट्री की नॉलेज कैसे ले लोगे? अब आते हैं टूरिस्ट वीज़ा का प्रोसेस जो होता है। जो प्रोसेस है इसका वो बहुत इजी प्रोसेस है। इसमें आपको आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, चाहे आपके फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स हैं, आपके एम्प्लॉयमेंट डॉक्यूमेंट्स हैं, ये सारे अरेंज करके लगाने होते हैं। अब बात करते हैं हरियाणा और पंजाब की बात करते हैं। यहाँ पे लोगों के पास जो इनके डॉक्यूमेंट्स होते हैं, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स, वो उस हिसाब से अरेंज्ड नहीं होते, क्योंकि यहाँ पे लोग नॉर्मली फार्मिंग कर रहे हैं या छोटे डेयरी बिजनेस खोल के बैठे हैं, तो उन्हें डॉक्यूमेंट्स की नॉलेज है नहीं। तो उसके लिए अगर
मैं अगर अपनी बात करता हूँ, मैं अपनी ट्रैवल एजेंसी की बात करता हूँ, तो हम क्लाइंट से 3 से 4 महीने का टाइम लेके चलते हैं। जिस 3 से 4 महीने के अंदर क्लाइंट अपना नॉर्मल अगर ट्रैवल नहीं है तो वो छोटी कंट्रीज ट्रैवल कर लेता है अपने प्रॉपर अपना ट्रैवल करने के बाद उसके जो फाइनेंशियल्स वगैरह हैं चाहे सब कुछ है उसकी एक नॉमिनल हम सीए की फ़ीस लेते हैं। वो सीए उनके सारे डॉक्यूमेंट्स वगैरह प्रिपेयर करवाता है, उनके बैंक्स किस हिसाब से होने चाहिए, फाइनेंशियल किस हिसाब से होने चाहिए, वो उस हिसाब से वो करता है, जिसकी एक नॉर्मल लीगल फीस है। ठीक है, जो हम फीस ले रहे हैं वो सारी एक लीगल फीस है। लीगल वे के अंदर हम उसे कंसल्ट कर रहे हैं कि आपके डॉक्यूमेंटेशन कैसे होने चाहिए जिसके बेसिस पर आप अपना वीज़ा ले सकते हो। एम्बेसी आपको हम आपको एम्बेसी को प्रेजेंट करना सिखाते हैं। हम ये नहीं कर रहे कि हम आपके डॉक्यूमेंट्स के साथ कोई मैनिपुलेशन करें। जब भी आप डॉक्यूमेंट के साथ मैनिपुलेशन करोगे आपका वीज़े के साथ यही होगा कि आपको वीज़ा तो ग्रांट हो जाएगा पर आप ट्रैवल नहीं करोगे। ਬਿਲਕੁਲ ਮਿਸਟਰ ਅਸ਼ੋਕ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਕਾਈ ਟਰੈਵਲਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਹੋ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, तो आजकल एक केस स्कैम भी चल रहा है ना जगह जगह इंस्टाग्राम पे, क्योंकि सोशल मीडिया का ज़माना है। सो ये स्कैम भी बहुत ज़्यादा चल रहा है कि चाहे जितने मर्जी रिफ्यूज़ल लगे हो हमारे पास आओ, हम आपका वीज़ा लगवा कर देंगे, जितना मर्जी गैप हो हमारे पास आओ, हम आपका वीज़ा लगवा कर देंगे। सो जो ऐसे जो स्कैम चल रहे हैं इसके लिए आप हमारे व्यूवर्स को क्या सजेस्ट करोगे? देखो जी, मैं आपको एक बात बताऊँ, जैसे लोग कहते हैं कि आपके मल्टीपल रिफ्यूज़ल्स हैं उसके बाद भी आप हमारे पास आओ, मैं आपका वीज़ा लगवा के दूंगा। मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब किसी प्रोफाइल पे एक बार रिफ्यूज़ल आ गई है, ठीक है, या तो जो एरर है उसे आप ठीक करके कर दें। अगर मैनिपुलेशन करके करना है तो लोग ना जो वीज़ा आए होते हैं वो तो दिखा देते हैं, जो क्लाइंट बैन हो गए होते हैं वो भी दिखाने चाहिए ना कि हाँ हमने इतने क्लाइंट बैन कराए हैं। लोग वो नहीं करते, वो लोग ये दिखा देते हैं कि जी हमने 10 में से एक वीज़ा ले लिया, जो 9 वीज़े ख़राब हुए हैं वो भी दिखाओ, उनको उनके लिए भी कोई सोल्यूशन कराओ। उनका सोल्यूशन यही है कि आपको एक प्रोसेस टाइम देना होता है, जो एक एक्चुअल प्रोसेस टाइम होता है किसी भी चीज़ का वो आपको देना होगा। कोई भी ट्रैवल एजेंट आपका रातों रात वीज़ा नहीं लगवा सकता, उसे भी एक एसओपी फॉलो करनी होती है, डॉक्यूमेंटेशन उस हिसाब से होने चाहिए। आप जितने एजेंट्स के पास जाओगे वो आपकी प्रोफाइल के साथ उतना मैनिपुलेशन करेगा। आप अपनी जेन्युइन प्रोफाइल क्रिएट करो, आप अपनी जेन्युइन प्रोफाइल के ऊपर ट्रैवल करो। आपकी जेन्युइन प्रोफाइल के ऊपर आपको फीस भी नहीं देनी होती ज़्यादा। जो लोगों ने स्कैम बना रखा है ना कि आओ हम आपका वीज़ा लगवाते हैं, 10 लाख लेंगे, 20 लाख लेंगे, नॉर्मल वीज़ा फीस ही आपकी नॉर्मल है, जहाँ पे खर्चा आपका 1-2 लाख के अंदर आपके वीज़े हो जाते हैं, तो आप उसके 20 लाख क्यों दोगे, 40 लाख रुपए क्यों दोगे? तो इस मैनिपुलेशन के लिए वो एजेंट्स वो स्कैम इंस्टाग्राम वगैरह वीडियोस चलाते हैं। बिल्कुल, वो वाली वीडियोस भी चलती हैं। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ा स्कैम होता है वो होता है जैसे हमने टूरिस्ट वीज़ा के ऊपर बात की, तो इस पे वर्क परमिट पे जो वीज़ा लगवाए जाते हैं कि हाँ इस कंट्री में हम आपको काम दिलवा देंगे, उसके ऊपर भी बहुत ज़्यादा स्कैम चलता है। और सबसे ज़्यादा जो खून पसीने की कमाई है वो उसी में बर्बाद होती है, क्योंकि एक बार इंसान यहाँ से निकलना चाहता है कि हम पंजाब से, हरियाणा से या इंडिया में कहीं से भी हम निकल जाएँ, एक बार कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, न्यूजीलैंड कहीं एक बार पहुंच जाए, उसके बाद जो हमने पैसा लगाया है वो फिर से हरा हो जाएगा। तो उसके बारे में आप क्या बताएंगे? देखो जी, मैं आता हूँ सबसे पहले वर्क परमिट के लिए। आजकल लोगों ने ना वर्क परमिट के नाम पे मार्केट में एक ठगी स्टार्ट कर रखी है कि हम आपका महीने में वर्क परमिट लेके दे देते हैं, हम आपका 40 दिन में वर्क परमिट लेके दे देते हैं। मैं आपको अगर बात करूँ, बीइंग अगर यूरोप कंट्री में आपको ट्रैवल करना है या वर्क परमिट के लिए जाना है, तो यूरोप का जो नॉर्मल प्रोसेस है वो मिनिमम 4 महीने से लेकर 6 महीने का प्रोसेस है। इतना कोई क्लाइंट वेट करता नहीं है, ठीक है। तो लोगों ने उसके लिए एक ठगी निकाली है कि लोग फेक डॉक्यूमेंटेशंस वगैरह करके, नकली वीज़े वगैरह करके, नकली वर्क परमिट बना के क्लाइंट को बहका के बरगला के काम करते हैं। बट जो नॉर्मल प्रोसेस है वो 4 से 6 महीने का है। अगर क्लाइंट 4 से 6 महीने का टाइम देता है तो वो आराम से जिस कंट्री में चाहे वो जा सकता है, वो भी एक नॉमिनल चार्जेस के ऊपर। बहुत ज़्यादा पैसे भी उसको वेस्ट नहीं करने पड़ेंगे, बहुत ज़्यादा पैसे वेस्ट नहीं करने, क्योंकि वो आपकी हार्ड अर्न मनी है, ठीक है। आप अपनी हार्ड अर्न मनी किसी के बहकावे में आके 4 दिन वो बोल देगा कि 4 दिन में वीज़ा लेके दे रहा हूँ, 1 महीने में लेके दे रहा हूँ, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर क्लाइंट थोड़ा सा अवेयर हो, वो एम्बेसी की साइट पे भी जाके देख सकते हैं कि वर्क परमिट का जो प्रोसेस है वो 4 से 6 महीने का है। अगर आपका वर्क परमिट भी आ जाता है तो उसके बाद भी एम्बेसी से अपॉइंटमेंट लेने का एक स्ट्रगल होता है, जो महीने से 2 महीने बाद की डेट्स आ रही होती हैं। पर लोग ये चीज़ समझते नहीं, लोग कहते हैं कि जी हमारा तो वर्क परमिट आ गया, हम तो रातों रात चले आएंगे। रातों रात कोई वर्क परमिट नहीं होता। वर्क परमिट का प्रोसेस ही 4 से 6 महीने का। एक LMIA को लेकर भी मैं बात करना चाहूँगी, कनाडा को लेकर खास करके, कि वर्क परमिट पे जब किसी ने जाना होता है तो LMIA लेनी होती है, पर उसकी LMIA की जो सरकारी फीस है वो बहुत नॉमिनल सी है। पर कुछ ट्रैवल एजेंट्स काम कराने के चक्कर में उसके भी मतलब डबल से हम बोलते हैं कि 3 गुना ज़्यादा तक पैसे उसके वसूल रहे हैं। सो लोग उस चीज़ को कैसे समझे? देखो जी, लोग उस चीज़ को ना तब समझ पाएंगे जब लोग अवेयर होंगे, ठीक है। अब आप थोड़े से पढ़े लिखे हैं या फिर कोई क्लाइंट पढ़ा लिखा है तो उसको पता है कि LMI की कॉस्ट जो है वो बहुत कम है। जो क्लाइंट पढ़ा लिखा ही नहीं है, जिसकी नॉलेज ही नहीं है, अगर मैं उसे बोलूँगा ये 20 रुपये की चीज़ 100 रुपये की है, तो उसे मानेगा वो कि हाँ 100 रुपये की है, क्योंकि उसके बारे में रिसर्च ही नहीं करी। जो LMI की नॉर्मल कॉस्ट, जो नॉमिनल कॉस्ट आती है,
वो 4 लाख रुपए से लेकर 12 लाख रुपए तक की एक नॉमिनल कॉस्ट होती है। अगर आपकी जॉब प्रोफाइल अच्छी है तो 12-1 लाख की हो, वरना नॉर्मल 4 लाख रुपए की होती है, जिसको इस एलएमआई को लोग 30 लाख रुपए से लेकर 60 लाख रुपए के बीच में बेचते हैं। बिल्कुल। और वो बेची इसलिए आती है क्योंकि आपके पास उस नॉलेज ही नहीं है। जब आप उसकी नॉलेज लेके आओगे, उस चीज़ को पढ़ोगे या किसी से कंसर्न करोगे, तब आपको जो रेट है वो बहुत फ्लेक्सिबल मिल जाते हैं। अच्छा अशोक जी, एक और सवाल, स्काई ट्रेल्स पर लोग विश्वास क्यों करें? अब आते हैं जी, लोग स्काई ट्रेल्स पे विश्वास क्यों करें। बिल्कुल। हमारे पास जो लाइसेंसेस है ना, वो नॉर्मल एजेंट्स के पास बहुत ज़्यादा सालों के बाद आते हैं, बहुत मेहनत के बाद आते हैं। हमारे पास आईटा का लाइसेंस है, हम ऑथराइज एयरलाइंस की टिकट करने के लिए हम ऑथराइज हैं। हमारे पास ऑफिशियल मैन पावर का लाइसेंस है, जो पंजाब हरियाणा में बहुत कम एजेंट्स के पास है, जिसपे हम वर्क परमिट्स प्रोवाइड कराते हैं। हम मैन प्रोवाइडर हैं, वो भी मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स से अप्रूव्ड। हमारे पास पंजाब गवर्नमेंट का लाइसेंस है। तो आप जितने भी टॉप के अच्छे लाइसेंसेस होते हैं, वो लाइसेंस हमारे पास है। इवन हम कुछ एम्बेसी से भी अप्रूव्ड हैं, जैसे हम स्विस एम्बेसी से अप्रूव्ड हैं, हम ऑस्ट्रेलियन हाई कमीशन से अप्रूव्ड हैं, हम उनके ऑथराइज एजेंट्स हैं। तो स्काई ट्रेल पे आपको विश्वास करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, जो आप जाके ऑनलाइन भी चेक कर सकते हैं, आप ऑफलाइन भी चेक कर सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा एक रिकॉर्ड है हम लोगों का, जो आप चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर अशोक, हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमारे व्यूवर्स के साथ इन तमाम जो पॉइंट्स हैं उस पर बात करने के लिए। ਅਸੀਂ ਬਸ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਫਰਜ਼ੀ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਚਾਂਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਆਓ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਫਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸਕੈਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਕਿ ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਕਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਗੂੜੀ ਕਮਾਈ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥੋਂ ਖੋ ਕੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪਛਤਾਣ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਪੁਲਿਸ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਗਾਉਣਗੇ ਕਿ ਹਾਂ ਬਈ ਸਾਡੀ ਕਮਾਈ ਚਲੇਗੀ, ਉਸ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਨੂੰ ਫੜ ਲਓ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜਿਹੜੀ ਖੱਜਲ ਖੁਆਰੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਵੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਚੋਇਸ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰੋਕ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਸਹੀ ਸਲਾਹ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਟਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੰਪਨੀ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਉਸਦੀ ਜਾਂਚ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਓ, ਲਾਇਸੈਂਸ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ, ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਓ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਆਪਣੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੋ। ਧੰਨਵਾਦ।